हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का प्यारा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन पार्ट 4। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट्स के बारे में और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। और इस चैप्टर का जो टॉपिक मतलब प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था, तो ये दो टॉपिक ही शायद थोड़ा स्किप कर गया था मैं पहले, तो दो टॉपिक में खत्म कर देता हूँ, तो ये यूनिट भी हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस तुम लोगों तक जल्द पहुंच सके। और वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे कॉल करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, चाहो तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, या कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होने से और किसी बुक में कोई प्रॉब्लम मिलने से फोटो खींच के इस नंबर पर सेंड कर दो। मुझसे जितना होगा मैं सॉल्व करके तुम लोगों को भेज दूंगा। और अगर समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते, चलो शुरू करते हैं आज हम लोग यूनिट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या चीज होता है? मान लो हम लोग कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसका स्केल का लेंथ हम लोगों ने मेजर किया हो, या फिर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, मान लो किसी एमीटर यूज करके हम लोगों ने किसी सर्किट का करंट मेजर किया हो, या कोई वोल्ट मीटर मेजर करके हम लोगों ने कोई भी वोल्टेज रीडिंग मेजर किया हो, चाहे कुछ भी हो, तो मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? रीडिंग लेना पड़ता है। तो हम लोगों का मेजरमेंट कितना आया है? तो मान लो कि हम लोग जब एक सर्किट में एक एमीटर लगा हुआ है, तो इसमें जो करंट पास हो रहा है ये मान लो 3.03 एम्पियर है। ठीक है, तो हम लोग इसको 3.0300000000 एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो मतलब हम लोग किसी रीडिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो रूल्स फॉलो करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। जो हम लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका बाद में जीरो, ये तो हम सबको ही पता है, इतना जीरो देने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये यूजलेस है। लेकिन अगर हम लोग इसको 3.003 एम्पियर लिखा है तो यूज इसका मीनिंग है, लेकिन 3.300 लिखने से ये मीनिंगलेस है, क्योंकि बात का जो जीरो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सबको ही पता है। तो वैसे भी ये सब सारे बातें का कोई रूल्स होता है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखेंगे, और मतलब जैसे कि ये तो सबको पता है 2 डिजिट के अंदर जीरो लिखने से सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन बाद में लिखने से जीरो नहीं होता। ऐसा बहुत सारा रूल्स है, वो मैं बता दूंगा, फिर एग्जाम्पल के साथ थोड़ा डिस्कस भी कर लूंगा, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और शायद से ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला मैंने 1-2 शायद नीट में भी देखा है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पे, तो और एलएन का एग्जाम में भी आता है। तो चलो ये देखते हैं आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। तो द रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग significant figure। रूल नंबर 1, मैं एक एक रूल करके लिख देता हूं एग्जांपल के साथ, आप लोग कॉपी निकल के कॉपी कर लो। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। all non
zeros digits are significant. ठीक है, all non-zero digits are significant. जैसा एग्जांपल ले लो, आप कोई भी एग्जांपल क्या ले सकते हो, 1 2 3 4, ये सारा 1 2 3 एंड 4 सब सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग लिख लें 0 0 0 1, इसका मतलब क्या है, ये सामने वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए पास टू ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 4. अगर क्वेश्चन में बोले 1 2 3 4, इस डिजिट में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, यार सिग्निफिकेंट नंबर इज 4. ठीक है, समझ में आ गई. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो कोई भी डिजिट डाल दो तो ये सिग्निफिकेंट ही होगा. तो चलो देखते हैं रूल नंबर 2. रूल नंबर 2, all the zeros between two non-zero digits are significant. All the zeros between two non-zero digits are significant. ठीक है, all the zeros between two non-zeros are significant. No matter where the decimal point is, no matter where the decimal point is, if at all. अगर होता है डेसिमल पॉइंट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट. मान लो एग्जांपल 2 0 0 0 2 और 2.0002 और 20.002 और 200.2. ठीक है, देखो ये दो के बीच का कितना जीरो है, 3. ठीक है, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर मीन्स यहाँ पर नॉन जीरो नंबर 2 2 है, बिटवीन कितना जीरो है, 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है. तो यहाँ पर सारे नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5. ठीक है, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मीन्स अगर मान लो 2 0 0 0 0 0 0 0 7, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अगर 2.007 होता है तो भी होगा 4. अगर 2 0 0 0 0 0 1 होता है तो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7. मतलब 2 पॉइंट का, सॉरी 2 नॉन जीरो डिजिट का बीच में अगर जीरोस भी होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम लोग पूरा होल नंबर को सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करके उसका डिजिट कितना है उतना हम लोग बोल देंगे. ठीक है, तो देखते हैं रोल नंबर 3. कॉपी में लिख लो सब. रूल नंबर 3 मीन्स थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस ऑर्डर राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. इफ द नंबर is less than 1, the zeros order right of the decimal.
the zeros order right of the decimal zeros order right of the decimal point and to the left of the first non-zero digits are not significant. Right of the decimal point and लेफ्ट, अगर लेफ्ट में होता है लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इफ द नंबर इज लेस देन वन, अगर वन से छोटा वाला होता है, द जीरोस ऑर्डर राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मान लो कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 0.0055, एग्जांपल 0.00570, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल A0 सिग्निफिकेंट नहीं है, A0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, A0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है। द जीरोस ऑर्डर राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू द फर्स्ट जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। A0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है और उसका राइट साइड पे जो जीरोस है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। द जीरो बिटवीन 7 and 4 इज सिग्निफिकेंट। 7 and 4 का बीच का जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। ये रूल समझ में आया। If the number is less than 1, अगर नंबर 1 से छोटा होता है, the zeros order right of the decimal point, right of the decimal point means this side and left to the first this side non-zero digits are not significant। यहाँ पर जो non-zero digits है वो significant नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा। चलो रूल नंबर 4, फोर्थ वाला रूल दिखा देता हूं क्या है। रूल 4, ठीक है। फोर्थ रूल, इन नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इन ए नंबर, ठीक है, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। द टर्मिनल और ट्रेलिंग zeros are not significant, ठीक है। इन अ नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, अगर कोई भी नंबर पे डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मान लो 0 0 2 0 3 0, तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, ट्रेलिंग जीरोस ये तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, A0 और A0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट नंबर इज 3 2 0 3, क्योंकि 2 डिजिट का बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होता है।
और अकॉर्डिंग टू दिस रूल ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 203। These zeros are not significant. So significant number is 203. ठीक है, अभी देखते हैं रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 trailing zeros in a number with decimal point are significant. Trailing zeros in a number with a decimal point is significant। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो 3.50000। इस नंबर पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। ये सारा जीरोस सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये सारा जीरोस सिग्निफिकेंट है। अच्छा, तो तुम लोग बोल सकते हो कि 3.5 और 3.50000 तो एक ही बात है, फिर ये जीरो देने का जरूरत क्या है और क्यों सिग्निफिकेंट है? ठीक है, 3.5 और 3.500 में 3.5 और 3.5000 में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैंने पहले ही बोला था, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? जो लोग हम लोग जब मेजरिंग करते हैं, तो मेजर करने के लिए हम लोगों को जितना नंबर, मतलब जो नंबर से हम लोग वो मेजरमेंट डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। मान लो तुम एक कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इसमें 3.5 एम्पियर मीन्स तुमने पॉइंट के बाद एक बार ही देखना है उसका सेंसिटिविटी, मतलब पॉइंट के बाद 5 आने से तुमने छोड़ दिया है। ठीक है, मान लो जैसे कि एक रीडिंग मान लो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। मान लो ये एक स्केल है, A1 A2 A3 4 5 1 2 3 4 5। 3.5 मीन्स यहां पर, ये तो पता है सबको। 3.500 मीन्स भी यहां पर ही होता है। ठीक है, दोनों सेम ही है, लेकिन 3.5 मीन्स तुमने दूर से इसको देख कर 3.5 मीन्स छोड़ दी, और 3.50000 मीन्स तुमने इसको बहुत करीब से देख कर, मतलब इसका एरर बहुत कम है, क्योंकि हमने इसको भी जूम करके देखा है, इसलिए 3.5000। उसके बाद भी वो एक्यूरेट 3.5 के ऊपर ही है। अगर 3.5 और यहाँ पर मैं एक 1 डाल दूं तो भी ये इसके साथ इक्वली है। देखो अभी समझ में आ जाएगा, ये और ये इक्वली है। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो मैंने 1 दिया है, मतलब इसको ज्यादा जूम करने से हम लोगों को थोड़ा सा दिखाई क्या देता है, जो 3.5 के ऊपर होना चाहिए था वो थोड़ा सा आगे है, मतलब इसको बहुत जूम करने से दिखाई देता है, लेकिन दूसरे लगता है मिडिल पॉइंट पे ही है। इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर के लिए जो डेसिमल के बाद जितना जीरो होता है वो सारा इंपॉर्टेंट है। मतलब और जीरो देने से, मतलब तुम और जूम करके देख रहे हो, ये 3.5 के ऊपर है। और जीरो देने से अगर इसके बाद में आप 10 जीरो डाल दो फिर भी 1 आता है, तब भी ये और ये इक्वल तो होगा ही, नो डाउट, लेकिन ये और ये मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा अलग है। मेजरमेंट के हिसाब से मतलब तुमने इसको बहुत जूम करके देखा है, क्योंकि तुमने मेहनत ज्यादा किया है। इसको जूम करने के लिए तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कैसे, तुमको तो माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। और मैंने क्या किया, 3.5 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमने माइक्रोस्कोप से देख कर भी उसका निकाला है 3.50000। मतलब तुम्हारा रीडिंग पूरा एररलेस है, ये मुझे पता है, लेकिन ये जो है
मेरा जो रीडिंग है इसमें एरर हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। तो मुझे इसको फिर से एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, मतलब माइक्रोस्कोप पे डाल के देखना पड़ेगा कितना तक जाता हूँ। अगर जाने से मेरा इसका भी सेम 0000 आता है तो मेरा और तुम्हारा आंसर सेम है। अगर मुझमें थोड़ा जीरो के अंदर बीच में 1 या 2 आ जाता है तो मतलब मेरा जो 3.5 है उसमें एरर है। ठीक है, अब बात समझ में आई लास्ट का 0 क्यों सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा, तो अभी रूल नंबर 6, लास्ट वाला रूल, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग factors which are neither rounded numbers, which are neither rounded numbers, which are neither rounded numbers nor numbers representing measured value, nor number representing measured values। ठीक है, measured values are exact and have infinite number of significant digits, are exact and have an infinite number of significant digits per the condition, digits per the condition। ठीक है, यहां पर क्या बोला है, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded numbers nor numbers representing measured value are exact and have infinite number of significant digits per the condition। मान लो कि जो हम लोगों का रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, ठीक है, मीन्स आर इक्वल टू डी बाय 2। तो ये जो 2 है हम लोग 2.0 लिख सकते हैं, फिर 2.00 लिख सकते हैं, 2.00000 कैसा भी लिख सकते हैं। तो वही बात है, रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट एंड हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर द कंडीशन। अगर हम लोगों का डी का जो आया मतलब वैल्यू आता है, डी का मतलब डायमीटर का वैल्यू अगर मान लो 2.17324056 ऐसा कुछ आता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को उसके हिसाब से 0 देके हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर डी का वैल्यू 2 मान लो डी का वैल्यू आया है 4.2 है, तो हम लोग भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.00। ठीक है, इसलिए बोला है इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो इन्फिनिट होगा, कोई भी राउंडेड नंबर का होगा जो इक्वेशन में है। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स, जब हम कोई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग को मतलब कोई इक्वेशन या कोई फैक्टर या कोई मतलब जैसे कि रिलेशन को हम लोग कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, विच आर नेदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू, ये नंबर भी नहीं होता जो हम, और ये पर्टिकुलरली नंबर भी नहीं होता, और हम लोग एक्सपेरिमेंट से कोई नंबर मतलब हम लोग को मिला है ऐसा भी नहीं होता। वैल्यूज आर एग्जैक्ट एंड हैव एन इनफिनिट
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर द कंडीशन। उसके हिसाब से ये 2 का जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो इन्फिनिट होगा, क्योंकि हम लोग इसको डायमीटर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डायमीटर ऐसा होने से ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा होने से ऐसा लिख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर इन्फिनिट है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट का रूल इतना ही है, 6 रूल है। तो आप लोगों को एग्जाम में दे देगा 2.003 का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 0004 का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 3.97 का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है 1, 2, 3 में, जैसे कोई भी क्वेश्चन मान लो, तो आप लोग ये सब रूल्स यूज करके उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मिटा देता हूं। अभी चलते हैं यूनिट्स। ठीक है, यूनिट क्या है, मतलब हम लोग कुछ मेजर किया वो उसका, हम लोग क्वांटिटी को जिस यूनिट मतलब जिस चीज से डिनोट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, वही होता है यूनिट। जैसे कि मतलब लैंड को क्या चीज से डिनोट करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। फिर मास को क्या चीज से डिनोट करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ऐसा। तो ये सब हो गया मास का यूनिट। मतलब हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के वॉल्यूम मतलब या कुछ भी उसको डिनोट करने के लिए जो मतलब जो चीज हम लोग को चाहिए वही होता है यूनिट। तो यूनिट से कुछ कुछ क्वेश्चन में आज दिखा देता हूँ। यूनिट को जरा तो मैंने पहले लेक्चर में ही बोल दिया था कि यूनिट क्या है, यूनिट कैसा चीज है, तो यूनिट मतलब क्या क्या होता है वो सब तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था। अच्छा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट ऑफ ईएमएफ इज, यूनिट ऑफ ईएम इज, ऑप्शन ए जूल पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर। ऑप्शन बी वोल्ट पर एम्पियर। ऑप्शन सी हेनरी एम्पियर पर सेकेंड, हेनरी एम्पियर बाय सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। इसका आंसर यह आया है वेस्ट बंगाल जेईई 2014 में, वेस्ट बंगाल जेईई 2014। ठीक है, यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मीन्स, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ईएमएफ आप लोगों को क्लास 12 में एक चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें ईएमएफ का एक रिलेशन मिलेगा करंट के साथ, E इक्वल टू -L di dt। ठीक है, तो ये सब बातें अभी समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर E होता है क्या, ईएमएफ। ठीक है, L क्या होता है, L होता है इंडक्टेंस। DI क्या होता है, DI होता है करंट। DT क्या होता है, DT होता है टाइम। ठीक है, ये रिलेशन कहां से आया है, ये तो आप लोगों को क्लास 12 में मिल जाएगा। एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को रेजिस्टेंस तो पता ही है आप लोगों को, रेजिस्टेंस क्या होता है,
तो रेसिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो होने से उसका जो लॉस होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू आई। ठीक है, रेसिस्टेंस के कोई भी मान लो एक रेसिस्टेंस के अंदर से करंट पास होने से जो उसका करंट लॉस होता है या पोटेंशियल लॉस होता है वो हम लोग कैसे निकलता है, V इक्वल टू आई आर से। वैसे ही इंडक्टेंस का हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे स्प्रिंग की तरह। ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका मान लो एल से डिनोट किया है हम लोगों ने। तो इसके अंदर करंट आई पास होने से तो जो उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी हम लोग कैसे मेजर करेंगे, E इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी। ये इस इक्वेशन से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एल का क्या है, यूनिट्स। ई का यूनिट क्या होगा, यूनिट्स ऑफ ई इक्वल टू यूनिट ऑफ एल इंटू यूनिट ऑफ आई बाय यूनिट ऑफ डी टी। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं हम लोग ई का यूनिट क्या होगा, एल का यूनिट इंटू डी आई का यूनिट बाई डी टी का यूनिट। तो एल का यूनिट क्या होता है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। आई क्या होता है, एम्पियर। करंट का तो एम्पियर होता है, सबको पता है। dt का मतलब टाइम का क्या होता है, सेकंड। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर नया क्या चीज सीखने को मिला है, E और L का रिलेशन। जब इंडक्टेंस के अंदर से करंट पास होता है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, इंडक्टेंस का यूनिट। और इंडक्टेंस क्या है ये भी आज आप लोगों ने जान लिया है। इंडक्टेंस क्या होता है, कोई भी एक तार को मान लो हम लोगों ने स्प्रिंग की जैसा ऐसे ऐसे घुमा कर अगर शेप दे दिया तो वो क्या करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तब इसमें से करंट फ्लो होने से वो रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। इसका मैकेनिज्म ऊपर के क्लास में है, मेरा वीडियोस भी है इंडक्टेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पे आप लोग इंडक्टेंस वहां पर देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। और वैसे भी क्लास 12 में मिलेगा आप लोग। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हेनरी एम्पियर ऑप्शन मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2। द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज ऑप्शन ए watt per Kelvin, watt per Kelvin। ऑप्शन बी डाइन पर डिग्री सी, डाइन पर डिग्री सी। ऑप्शन सी आर्क पर केल्विन, आर्क पर केल्विन। ऑप्शन डी न्यूटन पर डिग्री, न्यूटन पर डिग्री आर। वेस्ट बंगाल JEE 2014। ठीक है, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो हम लोगों को पता है PV इक्वल टू RT। यहाँ पर R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पर P क्या होता है, P इक्वल टू प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम, R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इक्वल टू टेम्परेचर। या तो हम लोग बॉयल्स लॉ से लिख सकते हैं, फ्रॉम बॉयल्स लॉ।
पीवी इक्वल टू आर टी। तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पीवी बाई टी। और एक तो बात हम लोग को पता है, डब्ल्यू इक्वल टू पीवी। तो पीवी क्या होगा, डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू का यूनिट क्या है, वर्क का आर्ग होता है, और टी का क्या होता है, केल्विन होता है। तो आ जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी वाला, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू। ये तो पता है, जो लोगों को नहीं पता है वो देख लो। मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर प्रेशर पी है, वॉल्यूम भी। अगर हम लोग इस पे वर्क डन करेगा, कोई भी काम करेगा इस पे, मान लो इसको हम टेम्परेचर दे रहे हो, या इसको प्रेशर दे रहे हो, वॉल्यूम दे रहे हो, वॉल्यूम इसका इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, इस पे हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करने से इसका पी और भी चेंज होगा। तो दैट मीन्स पी इंटू भी करने से हम लोग का वर्क डन ही आएगा। ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट हम लोग यहाँ पर डाल दिया, आर होता है, टाइम का केल्विन होता है, और हम लोग का ऑप्शन आ गया सी वाला। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम लोगों को मतलब नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 6-7 में मिलेगा। इसलिए मैं ये वाला यूनिट स्किप करके जाना चाहता था, क्योंकि उस यूनिट पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा ही। लेकिन कोई कोई कंप्लेन दे रहा है कि सर आपने यूनिट 1 ही अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, फिर आप आगे निकल गए। ठीक है, तो इसलिए चलो यूनिट 1 का मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, the damping force on an oscillator, the damping force on an oscillator directly proportional to the velocity, directly proportional to the velocity. ठीक है, the unit of constant of proportionality is the unit of constant of proportionality is option A kg meter per second, option B kg meter per second square, option C kg per second, option D kg second। ये आया है हम लोगों को CBSE AIPMT 2012, CBSE AIPMT 2012। ठीक है, तो द डैम्पिंग फोर्स ऑन ए ऑसिलेटर, यहाँ पर फोर्स बोला है तो डायरेक्टली F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू V वैल्यू। ठीक है, डैम्पिंग हो या चाहे कुछ भी हो, फोर्स तो बोला है, इसलिए मैंने F प्रोपोर्शनल टू V दे दिया। प्रोपोर्शनल टू साइन उठाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए, K दे दी। तो K का यूनिट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो K क्या होगा, F बाई V, फोर्स बाई V होगा K। ठीक है, अभी फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन बाई V। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, V बाई टी, मीन्स M इंटू V बाई टी इंटू ये V को मैं अलग से लिख दिया 1 बाई V। तो V भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, M बाई टी। M का यूनिट क्या है, kg, T का क्या है, सेकेंड। तो kg पर सेकेंड हो गया,
के का यूनिट, और ये हो गया हम लोग का ऑप्शन सी वाला। देखो के इक्वल टू एफ बाई बी, एफ माने एम इंटू ए, और यहाँ पर बी है तो एक ही जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वेलोसिटी v बाई टाइम। तो एक ही जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाई टी लिख सकते हैं, तो v भी कैंसिल हो जाता है, तो रहता है m बाई टी। m का यूनिट डाल दो केजी, t का यूनिट डाल दो सेकंड, तो आ जाएगा केजी पर सेकंड। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The SI unit of activity of radioactivity sample is the SI unit of activity of radioactivity sample is ऑप्शन ए कुरी, CURIE, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, RUPHER, ऑप्शन सी बेकर, BEC बेकर, ऑप्शन बी मिली। ठीक है, JNK CET 2011, JNK CET 2011। ये आप लोग जान लो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ पूरी एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी सैंपल का बेकरल होता है ऐसा यूनिट। ठीक है, और एक्चुअली एक्टिविटी क्या है जो उसका, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप सबको पता ही है क्या है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, यूरेनियम, थोरियम, वो सब। तो यूरेनियम को हम लोग अगर ऐसे छोड़ देते तो ये क्या हो जाएगा, ये डीके हो जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे इसका जो मास है या इसका जो वॉल्यूम है रिड्यूस होता रहेगा, मतलब ये अपने आप क्या बोलते हैं इसको, डिक्रीज होता रहेगा इसका वॉल्यूम। तो उसके लिए उसी को बोलते हैं एक्टिविटी, मतलब ये अपने आप ही जो उसके एटम से रेडिएशन करके उसका मेटल्स को, मतलब उसका मटेरियल्स को रिड्यूस कर रहा है, तो वो उसका एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी का जो एक्टिविटी होता है उसको क्या यूनिट से डिनोट करता है, बेकरल से। जैसे हम लोग लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं और मास को केजी या ग्राम से डिनोट करते हैं, वैसे एक्टिविटी को बेकरल से डिनोट करते हैं। फिर से बोल देता हूँ, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी होता है जो एक हम लोगों ने रेडियो एक्टिव सैंपल को यहाँ पर छोड़ दिया है, तो ये टाइम के हिसाब से इसका मास या वॉल्यूम धीरे धीरे रिड्यूस होगा, मतलब ये खुद से ही अपने आप से रेट निकालेगा, मतलब इसका जो मास है वो डिक्रीज करते वो अपने आप एटम को छोड़ देगा, अपने आप से एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ देगा। तो इसलिए उसका जो वॉल्यूम है धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, उसका जो छोड़ने का जो प्रोसेस है वही होता है एक्टिविटी। तो इसका यूनिट होता है बेकरल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ये तो सबको पता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी आर्क, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी वाट। ठीक है,
ये है JNK CET 2011, ये भी JNK CET 2011 में आया। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। ये तो सबको पता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। जैसे कोई भी आप बल्ब मान लो, LED या कुछ भी, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? 2 वाट, 5 वाट, 9 वाट। ये तो सबको ने देखा ही होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब का पावर है 9 वाट, या मोटर का कुछ पावर होता है 1 किलो वाट। वो सब पावर में ही होता है। तो इसलिए पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। मतलब हम लोग इस यूनिट को, मतलब SI को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर को हम लोग डिनोट करते हैं वाट से ही। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? मणिपाल 2010 में आया है। मणिपाल 2010। ऑप्शन ए ओहम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ओहम पर सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी ओहम इनवर्स सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ओहम इनवर्स सेमी इनवर्स। ठीक है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? वो सेंटीमीटर या मीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर से दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर। दैट मीन्स ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मीन्स कोई भी लेंथ मान लो, या कोई भी लेंथ ही मान लो, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मीन्स ये क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू लेंथ। जैसे 1 मीटर का कितना लेंथ होता है, डाल दो, ले लो, वो हो गया उस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का इनवर्स। उसको इनवर्स कर देने से हम लोग को मिल जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है। Question 7. Parsec is the unit of. Parsec is the unit of. Option A, time. Option B, distance. Option C, frequency. Option D, angular acceleration. Angular acceleration. ठीक है। यह है BHU 2007। BHU 2007। ठीक है। तो पार्सेक क्या होता है? पार्सेक होता है डिस्टेंस का
यूनिट। और हम लोगों को पता है 1 पर सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है 1 पर सेक। जैसे कि हम लोगों को डिस्टेंस का क्या क्या यूनिट पता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, 1 लाइट ईयर, ऐसे भी परसेक भी एक हम लोग का डिस्टेंस का यूनिट होता है। ये होता है 3.08 किलोमीटर। ठीक है, लाइट ईयर इज यूज टू मेजर, क्वेश्चन नंबर 8, लाइट ईयर is used to measure, option A, distance between stars, distance between stars, B number, distance between atoms, distance between atoms, from C, revolution, time of earth around sun, revolution, time of earth around sun, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द, मतलब ऊपर का कोई भी नहीं, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये आया है हम लोगों को पंजाब PMET 2007, पंजाब PMET 2007 और DUMET 2007। ठीक है, तो लाइट ईयर हम इसलिए मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। ये लाइट ईयर मीन्स लाइट 1 ईयर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। तो ये बहुत लंबा या बहुत दूर का डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स का ही ठीक है। 2 स्टार का बीच का डिस्टेंस हम लोग जब मेजर करते हैं तो हम लोग लाइट ईयर से ही मेजर करते हैं, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, what is SI unit of electric field intensity? What is SI unit of electric field intensity? Option A, सेंटीमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी आप लोगों को क्लास 12 में मिलेगा। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा, गुजरात CET 2000, गुजरात CET 2006। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इक्वल टू dV dx। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जहां पर E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, dV क्या होता है, पोटेंशियल
डिफरेंस और dx क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो E का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ E इक्वल टू ऊपर क्या है dV मीन्स यूनिट ऑफ पोटेंशियल और नीचे क्या है dx दैट मीन्स यूनिट ऑफ dx क्या होता है डिस्टेंस और लेंथ। तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का यूनिट क्या है वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, तो आंसर आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है वोल्ट पर मीटर, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई बात। अभी एक लास्ट वाला दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. If the unit of force and length are double, if the unit of force and length are double, ठीक है, then the unit of energy will be, then the unit of energy will be, क्या होगा यूनिट ऑफ एनर्जी, 1/4 times the original, ऑप्शन ए 1/4 times the original, ऑप्शन बी 1/2 times the original times the original, option C 2 times the original, 2 times the original, option D 4 times the original, 4 times the original, ऑप्शन ई भी है इसमें, none of this, none of this। ये आया है केरला CEE 2005 में, केरला CEE 2005 में। ठीक है, अगर हम लोग फोर्स और लेंथ का यूनिट को डबल करते हैं तो एनर्जी का क्या होगा। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट को डबल करने से और डिस्टेंस का यूनिट को डबल करने से तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 times द ओरिजिनल। जैसे कि मान लो ये फास्ट का एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का यूनिट ये हो गया एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर हम लोग दूसरा यूनिट मतलब E ये दूसरा वाला को हम लोग डैश दे के लिखते हैं, एनर्जी डैश, या मान लो ब्रैकेट पे लिख सकते हैं, या एनर्जी डैश भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट को डबल करना है तो 2 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस का यूनिट को भी डबल करना है तो 2 इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो 4 इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस को एनर्जी। तो न्यू जो हम लोग आया है एनर्जी डैश वो क्या है 4 इंटू ओरिजिनल होगा, तो इसलिए 4 ओरिजिनल
वैल्यू। देखो एनर्जी मतलब वर्क डन होता है। कैसे? मतलब हम लोग को सपोज ये ग्राउंड है, ये आपका घर है, ये आपका छत होगी, ठीक है। तो आप यहां से एक एम मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर में उठाना है, छत के ऊपर ले जाना है। छत का हाइट दिया हुआ है h। तो ये तो सबको पता ही है, एम मास का ऑब्जेक्ट को h हाइट में उठाने से इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो होता है mgh। तो उठाने के लिए तो आपको तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन भी mgh ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन क्या हुआ? चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क डन और एनर्जी सेम हुआ। और वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो एम मास के ऊपर क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है? नीचे की तरफ वेट मीन्स mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका? h, इसलिए mgh, ठीक है। मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया हम लोगों का वर्क डन, और वर्क डन मीन्स एनर्जी। ये यहां से सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे कि एम मास यहां पर है, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट मीन्स h, इसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होगा? mg, नीचे की तरफ। तो इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं h, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क डन होगा। वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या करना है? न्यू एनर्जी निकालना है, वो भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो भी करके हम लोगों ने देख लिया, 4 टाइम्स आता है, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन करवा दिया, तो और थोड़ा कुछ होने से और एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और मतलब ज्यादातर टॉपिक कवर हो चुका है। इस चैप्टर का यूनिट भी दिखा दिया एक लेक्चर में, डायमेंशन भी दिखा दिया, फिर और सिग्निफिकेंट फिगर भी आज हो गया, एरो भी दिखा दिया, और हो गया। बस इतना ही है यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई भी टॉपिक पे दिक्कत या कोई भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है, तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में बोलो, तो मैं उस टॉपिक को लेके फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। और नहीं तो नेक्स्ट न्यू यूनिट शुरू कर देंगे, या कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, जो आप लोगों की मर्जी। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि नेक्स्ट में कौन सा वीडियोस लेके आऊं, न्यू चैप्टर या प्रीवियस चैप्टर वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।